सारे की सारे इवेंट्स बैलेंस शीट डेट के बाद में हो रहे, उसको आप लोग एडजस्ट कर रहे क्या? नहीं, सिर्फ उन चुनिंदा इवेंट्स को अपन लोग एडजस्ट कर रहे जिनका ऑलरेडी कंडीशंस प्रेजेंट है एज ऑन बैलेंस शीट डेट के ऊपर। मतलब सारे इवेंट्स बैलेंस शीट डेट के बाद में अप्रूवल के पहले होने वाले जो भी इवेंट्स रहते हैं सबके सब एडजस्टिंग नहीं रहते, सिर्फ वही इवेंट्स को आप लोग एडजस्ट करते हैं पुराने साल के अंदर, पिछले साल के अंदर जिनकी कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, जिनका कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था बैलेंस शीट डेट के ऊपर, और सिर्फ कुछ इवेंट्स उनको ज्यादा कंफर्म कर रहे हैं। मतलब इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर कंफर्मिंग और गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस व्हिच वर एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। जैसे डेटर ऑलरेडी पैसे नहीं दे रहा था, वो इंस्टॉलमेंट सिर्फ बैलेंस शीट डेट के बाद में हो रहा, पहले से ही वो पैसे नहीं दे रहा था, सिर्फ इंस्टॉलमेंट कब हुआ? डिक्लेयर बैलेंस शीट डेट के बाद में, अप्रूवल के पहले। तो अपन वो डेटर को एज बैड डेट करके एडजस्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या हो गया, सारे इवेंट्स को एडजस्ट नहीं करना है। यू डिड नॉट एडजस्ट ईच एंड एवरी इवेंट्स दैट आर हैपनिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। only those events for whose the conditions were already existing at the balance sheet date को ही आप लोगों को एडजस्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो एडजस्टिंग इवेंट, जिनको एडजस्ट नहीं करता अपन, एडजस्ट नहीं करना है तो उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का क्या करने का है? कोई अकाउंटिंग एंट्री पास करने की है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, उनका कोई भी एडजस्टमेंट करना नहीं है। डिस्क्लोजर अगर आपको लगा वो सिग्निफिकेंट है तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडजस्टिंग इवेंट को हो गया, तो हो गया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी हो गया। अब कुछ कुछ नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, स्टिल उनको आप लोग एडजस्ट कर दो। क्या बोला मैंने? कुछ कुछ एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, स्टिल यू नीड टू एडजस्ट देम। मतलब these are the exceptions to the non adjusting event, these are the exceptions to the non adjusting event। मतलब देखो, पहली बात, नॉन एडजस्टिंग इवेंट को आप लोग एडजस्ट नहीं करते, गेटिंग माय पॉइंट? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को आप लोग एडजस्ट नहीं करते, लेकिन कभी कभी नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, जिनको अपन लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस टू दी नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये बहुत ही अलग टाइप के इवेंट्स है, ये पूरे कंपनी को अफेक्ट करते हैं, कंपनी के सब स्टेटम को अफेक्ट करते हैं, मतलब कंपनी को बहुत बुरी तरीके से हिला देते हैं, फिर कंपनी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल देता मैं, 31 मार्च के बाद में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, उस अर्थक्वेक के अंदर कंपनी का पूरा नुकसान हो गया, कंपनी का इंश्योरेंस नहीं था, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बियॉन्ड रिपेयर इतना नुकसान हो गया कि कंपनी डबल चालू ही नहीं होने वाली। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नो लॉन्गर होल्ड्स ट्रू, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो गया। इतना बड़ा अर्थक्वेक आया 31 मार्च के बाद में, अप्रूवल के पहले इसने कंपनी को झकझोर करके रख दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, कंपनी डबल से चालू नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप देखो, क्योंकि ये ऐसा इवेंट हो गया जो कंपनी के गोइंग कंसर्न अजम्पशन को ही अफेक्ट कर रहा है, कंपनी के सबस्टेटम को अफेक्ट कर रहा है, कंपनी शायद कंटिन्यू ही ना करे आगे जाके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये स्पेशल टाइप का इवेंट हो गया। और देखो, वैसे तो भूकंप आता है कंपनी के अंदर, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन कुछ कुछ नॉन एडजस्टिंग इवेंट को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, सिंस दे आर द एक्सेप्शंस टू द नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्यों? बिकॉज दीज आर द इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दैट अफेक्ट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ द एंटिटी। समझ में आ रहा क्या? ये इसकी कोई कंडीशन प्रेजेंट नहीं थी बैलेंस शीट डेट पे, ये पूरी तरीके से नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हुए भी वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए अपने को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो रहा, तो इसका मतलब अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एनआरवी बेसिस के ऊपर बनाना पड़ते हैं। देखो, if any event occurring after balance sheet date affect the going concern assumption of the entity, such event should be considered, मतलब these events are to be considered as adjusting events। समझ में आ रहा है? उनको एडजस्ट करना जरूरी है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एनआरवी बेसिस के ऊपर बनाना पड़ेगा, सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज को एनआरवी पे लिखना पड़ेगा, बुक वैल्यू पे। ठीक है? If any event occurring after balance sheet date affect the going concern assumption of the entity, such event should be considered as adjusting event। लिख लो यहाँ पे as adjusting event। Financial statement should be adjusted as of the balance sheet। Example देखो,
फायर ऑकर्ड इन फैक्ट्री एंड ऑफिस प्रीमाइसेस ऑफ एन एंटरप्राइज आफ्टर 31/3/2013 बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 12/13. Loss of fire is of such magnitude that it is not reasonable to expect the enterprise to start again the operation. डबल नहीं चालू हो सकता. Since fire occurred after 31/3/13, the loss and fire is not a result of any condition existing on 31/3/13. Although it is non-adjusting event, still you need to adjust because it is affecting the going concern assumption of the entity. समझ में आ रहा है? ये going concern assumption को affect कर रही है, इसके लिए आपको उसको adjust करना पड़ेगा. सिर्फ वही नॉन एडजस्टिंग इवेंट को आपको एडजस्ट करना है जो गोइंग कंसर्न assumption को अफेक्ट करते हैं. आपको यहाँ पे ऐसा लाइन दिया रहेगा कि गोइंग कंसर्न assumption को अफेक्ट कर रही या नहीं कर. ठीक है. प्रपोज डिविडेंड, आपको मालूम है प्रपोज डिविडेंड जो है, जो भी एंटिटीज प्रपोज करती है डिविडेंड. ऑफ कोर्स मेरे को एक बात बताओ तो कौन बताएगा यहाँ पे कि डिविडेंड की लायबिलिटी कब एस्टैब्लिश होती है कोई भी कंपनी के अंदर? यस एनीबॉडी? कौन बोलेगा डिविडेंड की लायबिलिटी? जब मेंबर्स अप्रूव करते हैं, जब मेंबर्स अप्रूव करते हैं. मतलब जिस दिन एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता अप्रूव करने के बाद, है ना. प्रपोज डिविडेंड की वजह से प्रपोज कौन करता? प्रपोज करता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड को प्रपोज करते, मेंबर्स उसको अप्रूव करते, एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होता. जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता उस दिन ही लायबिलिटी आती है. प्रपोज डिविडेंड पे कोई भी लायबिलिटी नहीं आती, और कोई भी अगर लायबिलिटी ही नहीं है तो प्रोविजन का सवाल ही नहीं उठता. तो प्रपोज डिविडेंड इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. ओके. प्रपोज डिविडेंड का कुछ भी एडजस्टमेंट करना नहीं था हमारे समय. प्रपोज डिविडेंड वाज अ स्पेशल इवेंट जिसको आप एडजस्ट करते थे आज से 4-5-6 साल पहले. अब प्रपोज डिविडेंड को एडजस्ट करना नहीं पड़ता, वो लायबिलिटी करके रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है. ओके. तो ये हो गया. अब मैंने कल कुछ क्वेश्चंस पढ़ने के लिए बोले थे आप लोगों को, तो पहले अपन वो क्वेश्चंस देखते, बाद में फिर दूसरे क्वेश्चन. चलो. एक्स लिमिटेड थेफ्ट ऑफ कैश वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछे हुआ ये पेपर में 1-2 बार. एक्स लिमिटेड in X Limited theft of cash of 5 lakh was by the cashier in January 2013 was detected in May 2013. कर लिया था अपन ने. कैश की चोरी कब हुई थी? 2013 में, जनवरी में. डिटेक्ट कब हुआ? मई 2013 में. क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है क्या? हाँ, एडजस्टिंग इवेंट है. क्यों एडजस्टिंग इवेंट है? क्योंकि कंडीशंस वेर ऑलरेडी प्रेजेंट एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. क्या कंडीशंस प्रेजेंट थी एज ऑन बैलेंस शीट डेट? कि वहां पे चोरी ऑलरेडी हो गई भी. ठीक है. अब सपोज ये जनवरी के बदले यहाँ पे अप्रैल रहता था कि थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 5 लाख बाय कैशियर इन अप्रैल 2013 वाज डिटेक्टेड इन मई 2013. थेफ्ट हुआ, चोरी हुआ अप्रैल में, डिटेक्ट हुआ मई में. तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट रहता था? यस, कौन बोलेगा? नहीं सर. ऑफ कोर्स ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं रहता था. क्यों नहीं रहता था? अरे पापा कंडीशन ही एग्जिस्टेड नहीं है बैलेंस शीट डेट. ठीक. आप क्या करेंगे मालूम है? हर क्वेश्चन के बाजू में उसका यहाँ पे आंसर लिख लेंगे कि एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर है तो उसका एडजस्ट करना पड़ता या नहीं करना. ठीक है. In earthquake destroyed a major warehouse of Eco Limited 20/12. Accounting year ended on 31/3/12. Accounts approved on 30/6/12. Loss from the earthquake is estimated 30 lakh. State with reason whether loss due to earthquake is adjusting or non-adjusting event and how the fact of the loss is to be displayed by the company. देखो पहली बात यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो 30 लाख रुपए का आपका नुकसान हुआ. अब यहाँ पे ये गोइंग कंसर्न assumption इफेक्ट हो रहा या नहीं हो रहा ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि 30 लाख के जो नुकसान हो रहा वो कंपनी के लिए बहुत बड़ा है कि छोटा मोटा है. अगर बहुत बड़ा है, बहुत मेजर लॉस है जिसका कुछ रिपेयर नहीं हो सकता, तो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा गोइंग कंसर्न assumption इफेक्ट हो रहा और आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अगर छोटा मोटा नुकसान होगा इसके लिए आपको कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो गोइंग कंसर्न assumption इफेक्ट हो रहा होगा, देखो अगर गोइंग कंसर्न assumption इफेक्ट हो रहा होगा तो इट इज अ एडजस्टिंग इवेंट. क्वेश्चन साइलेंट है. अगर गोइंग कंसर्न assumption इफेक्ट नहीं हो रहा होगा तो इट इज अ
नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जिसको कुछ भी एडजस्ट करना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो रहा होगा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को एनआरवी पे लिखना पड़ेगा। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट नहीं हो रहा होगा तो आपको कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट। समझ में आ रहा क्या? आपको ऐसा तरीके से बताना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न, कोई छोटी मोटी कंपनी जिसका 1 करोड़ का सब कुछ है, उसके अंदर 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो कंपनी तो डबल चालू ही नहीं हो सकती। समझ में आ रहा? अगर आपको लगता है यहाँ पे अपन ने दोनों लिख देना कि इफ द गोइंग कंसर्न assumption is affected, the entity need to make the financial statement on NRV basis and adjust the assets and liability. If going concern assumption is not affected, you need not adjust anything. फिर तो कुछ भी करना नहीं है। समझ में आ रहा क्या? हाँ सर बोलो ना। सर बोलो। वो बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट बता के दिखाओ सर। किसका किसका? सर ये एडजस्टमेंट गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है वो। ओके ठीक है, एक मिनट। ठीक है चलो, ये एक बैलेंस शीट है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो रहा तो अपन लोग क्या बोलते हैं? सारे एसेट्स और लायबिलिटीज आप लोग काय के ऊपर लेके आते? बोले सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप बोले रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जितना बेच के पैसा मिलने वाला है। एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, फिर रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कि रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बेच के जितना पैसा आने वाला है। अब देखो मैं बता, ये अपनी पहली वाली बैलेंस शीट है। हाँ, पहली वाली मतलब बिफोर एनी टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लांट, ठीक है, प्लांट दिख रहा है यहाँ पे 5 लाख रुपए, ओके 5 लाख। यहाँ पे दिख रहा है आपको बिल्डिंग, बिल्डिंग दिख रही है आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए, ठीक है। आपको यहाँ पे डेटर्स दिख रहे, ठीक है, डेटर्स दिख रहे, डेटर्स दिख रहे आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए, ठीक है। आपको यहाँ पे प्लांट दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, डेटर्स दिख रहा, कैश दिख रहा है आपको यहाँ पे अगेन 2 लाख रुपए, ठीक है। सिंपल सिंपल सी मैं बैलेंस शीट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर कैपिटल कितनी टोटल आ रही? 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 2 12, ठीक है। 12 लाख की टोटल यहाँ पे आ रही। 12 लाख की टोटल मेरे पास में एसेट्स है। शेयर कैपिटल है मेरे पास में 2 लाख रुपए के। मेरे पास में लोन थे कितने के? 8 लाख रुपए के। मेरे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स समझते हैं, सैंडरी क्रेडिटर्स 8 और 2 10 और 2 12, ठीक है। अब मेरा ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। ये क्या हो गया पिक्चर? ये पिक्चर हो गया पहले, पहले यानी कब पहले? अरे बाबा गोइंग कंसर्न असम्पशन को एडजस्ट करने के पहले ये वाला पिक्चर दिख रहा। प्लांट ऐसा है, बिल्डिंग ऐसा है, प्लांट 5 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, क्रेडिटर 3 लाख, और कैश 2 लाख, ठीक है। क्रेडिटर्स यहाँ पे 2 लाख, लोन यहाँ पे 8 लाख और शेयर कैपिटल यहाँ पे आपको 2 लाख। अब मैं क्या बोलता मालूम है क्या? कि अब बोले इसको है ना रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर लिख के लाना जरूरी है। रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर लिख के लाना मतलब क्या? कि अब जो बैलेंस शीट बनने वाली है, जैसे मेरे यहाँ पे आग लग गई, ठीक है, मेरे यहाँ पे फायर हो गई, फायर हो गई, फायर हो गई, ठीक है। ये फायर के अंदर क्या हो गया पता है क्या? ये फायर के अंदर ऐसा हो गया कि आपका सबस्ट्रेटम ऑफ एंटरप्राइज अफेक्ट हो गया, मतलब एंटरप्राइज इज बैडली अफेक्टेड। एंटरप्राइज इतना गंदा अफेक्ट हो गया कि अब डबल से चलना ही मुश्किल है। क्योंकि क्या हो गया? बोले हमारे यहाँ पे फायर हो गई, फायर ने गोइंग कंसर्न असम्पशन अफेक्ट कर दिया। अब शेयर ने बोला गोइंग कंसर्न असम्पशन अफेक्ट हो गया मतलब क्या? गोइंग कंसर्न असम्पशन अफेक्ट हो गया मतलब अब आपको बैलेंस शीट आपको रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर आना पड़ेगा। रियलाइजेबल वैल्यू क्या रहती? जैसे कि रियलाइजेबल वैल्यू, अब ये जो प्लान दिख रहा है ना आपको 5 लाख, हमने उसको 3 लाख रुपए में बेचने के लिए लोग लेने के लिए तैयार है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होगी 3 लाख, ठीक है। बिल्डिंग जो आपको 2 लाख दिख रही थी ना, उसको 1 लाख के ऊपर कोई लेने को तैयार है, ठीक है। डेटर्स जो 3 लाख रुपए मेरे को आना था ना, मैंने बोला लोग आज देते क्या? लोगों ने बोला हाँ हम देते, लेकिन 3 लाख के हम सिर्फ 2 लाख रुपए देने को तैयार है, ठीक है। कैश था, बैंक था, कैश, और कैश का रियलाइजेबल वैल्यू कितना रहेगा? 2 लाख का बताओ तो। कैश का क्या रहता है रियलाइजेबल वैल्यू? हाँ बराबर, कैश 2 लाख का 2 लाख ही, कैश थोड़ी कम हो जाता। तो बात ऐसी है, ये सब चीजें हो गई। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल रखा पड़ा है, शेयर कैपिटल 2 लाख का 2 लाख पड़े हुआ है, ओके। अब जो लोन्स है, अब लोन्स जब रीपे करने की बात आई तो मेरे को 8 लाख रुपए बैंक को रीपे करना थे। बैंक ने बोला सेटलमेंट करो, ये करो। मैंने बोला
हम आज के आज में हमको वन टाइम सेटलमेंट करने को दो, ऐसा दो वैसा दो, तो बैंक वाले ने बोला आज अगर आप आज ही के अभी के भी भर रहे होंगे तो एक काम करो 6 लाख में सब निपटारा कर, 6 लाख के अंदर सब निपटारा कर डालो। क्रेडिटर्स है, मैंने बोला क्रेडिटर्स को पैसे देना है, मैंने बोला आज ही देता आपको, एक काम करो कुछ तो भी डिस्काउंट दो। क्रेडिटर्स को मैंने बोला मैं 1 लाख रुपए मैक्सिमम दे सकता, ठीक है क्या? क्रेडिटर्स को मैंने कितना बोला? मैक्सिमम में 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। अब बचेगा क्या? देखो 3 और 4, 4 और 4, यहाँ पे आ गए 8, ठीक है, यहाँ पे 6 7 8 9। अब यहाँ पे कैसा होगा मालूम है? 1 लाख रुपए का क्या आएगा पता है आप लोगों को? 1 लाख रुपए का यहाँ पे क्या आएगा पता है आप लोगों को? आपने एसेट्स कितने से कम किए? 4 लाख से। कितने से कम किए? देखो पहले एसेट्स कितने के थे? 5 और 10 और 2 12, और अभी एसेट्स कितने के हो गए? 4 और 4 8। मतलब एसेट्स कितने से डाउनवर्ड आपका रिवैल्यूएशन हुआ? यहाँ पे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ 4 से। 4 लाख का अपना घाटा लग गया। और लाइबिलिटीज अपनी कितने से? देखो पहले 10 की लाइबिलिटी थी, अब 7 की लाइबिलिटीज हुई। मतलब क्या हो गया? अपनी लाइबिलिटी 3 से कम हुई, जो अपना फायदा हो गया। मतलब 1 लाख रुपए का नेट में अपना नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व नेगेटिव है, फिर डेबिट साइड के अंदर आप लोगों को डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? तो फिर ये 9 का हो जाएगा आपका यहाँ पे 8, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट बैलेंस में रहने वाला है। 1 लाख रुपए का टोटल नुकसान ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करने के कारण अपना 1 लाख रुपए का टोटल में नुकसान हो रहा है। एसेट्स कम हुए 4 लाख से, लायबिलिटीज कम हुई 3 लाख से, नेट में 1 लाख रुपए का घाटा। समझे क्या आप? 4 लाख रुपए का एसेट में घाटा, 3 लाख रुपए का लायबिलिटी में फायदा। तो नेट मेरा घाटा कितने का हो गया? सिर्फ 1 लाख का। 1 लाख रुपए का नेट घाटा मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में डेबिट में दिखने वाला है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा सकते या फिर यहाँ पे दिखा सकते। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? तो इसको गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो रहा, तो अपन ने क्या करा? 5 की चीज 3 में लिखी, 2 की चीज 1 में लिखी, 3 का चीज 2 में लिखा। यहाँ पे जो 8 लाख रुपए देना था उसको 6 कर दिया, क्रेडिटर्स को जो 2 देना था उनको 1 कर दिया। मतलब क्या हो गया? पूरा सेटलमेंट करने की बात यहाँ पे चालू हुई भी। 12 लाख के एसेट को 8 लाख पे लेके आ गए, 10 लाख की लायबिलिटीज को 7 लाख पे लेके आ गए, 12 लाख के एसेट को 8 लाख पे लेके आ गया, 10 लाख की लायबिलिटीज को 7 लाख पे लेके आ गया। 1 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखते रहना। समझ में आ रहा है कि डेबिट बैलेंस, और पीछे का क्रेडिट होगा तो उसको फिर वो डेबिट किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो मतलब क्या हो गया? यहाँ पे पूरी की पूरी बैलेंस शीट को आपने एडजस्ट कर दिया कि यार बेच के जाते समय कितना मिलता, ये प्लांट है इसका कितना देते, ये बुक्स है इसका कितना देते, ये डेटा है इसका कितना मिलता, इसकी। समझे क्या श्रीहरि? पूछो। यस सर। चलो हाँ हो गया था 2। अब आते 3 पे। कंपनी has filed a legal suit against the data from 15 lakh is recoverable. Chances of recovery by way of legal suit are not good as per the legal opinion given by the counsel. Can the company provide for 15 lakh? हाँ आपने प्रोविजन करना ही चाहिए, तो अपन ने कल भी देखा था। ओके कल हो गया था, इसके लिए अभी जल्दी लिया। देखो अभी अपन वो क्वेश्चन लेते जो अभी 1-2 एग्जाम में पहले आया हुआ है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1920। A limited company closed its accounting year on 31/2011 and the accounts for that period were considered and approved by the BOD on 20th August 2009. Okay, 10/11 के accounts, sorry 20 अगस्त 2000, एक काम करो इसको कर दो 20 अगस्त 2011, 9 मत रखो, उसको कर दो आप लोग 11। Company was engaged in laying the pipeline for an oil company deep beneath the earth while doing the boring work on 1/9/2011। 1/9/2011 को आप लोग बोरिंग वर्क कर रहे थे। It had met with a rocky surface for which it had estimated that there would be extra cost of 50 lakh. Advise how the event would be dealt in 10-11। क्या हो रहा? अपन लोग पाइपलाइन डालने का काम करते रोड के अंदर। क्या हो गया? हम लोग पाइपलाइन डाल रहे थे 10-11 में, हम लोग पाइपलाइन डालते आ रहे। 10-11 में ऐसा हुआ पाइपलाइन डालते कि हमको है ना, हमको कैसा हुआ पता है कि एक जगह बहुत बड़ा पत्थर लगा। वो पत्थर लगने की वजह से क्या हुआ? वहां पे कुछ एक्स्ट्रा खुदाई करना पड़ेगी। एक्स्ट्रा खुदाई के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाली है। अब वो तो मालूम नहीं ना कहाँ पे पत्थर लगेगा, कहीं कहीं पत्थर लग जाते, कहीं कहीं नहीं लगते। बोरिंग करते करते कभी कभी बहुत पत्थर लग जाते, पानी लगने के समय लगता, कभी कभी नहीं लगते पत्थर। बहुत पत्थर लग गए तो हमको 80 लाख रुपए ज्यादा लगने वाले है। समझ में आ रहा? 80 लाख रुपए ज्यादा लगने वाले हैं।
तो ये क्या बोल रहे हैं, 80 लाख को हमने 10-11 के अंदर प्रोवाइड करना चाहिए क्या। पहली बात ये सुन लो आप मेरे से कि ये EOABD इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अप्रूवल के भी बाद में हो रहा ना, अप्रूवल के भी बाद में हो रहा। अप्रूवल कब हो रहा? 20 अगस्त 2011 को, और फत्तर कब लगा? 1 सितंबर 2011 को। इट इज नॉट एन EOABD। समझ में आ रहा क्या? अगर EOABD नहीं है तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का सवाल ही नहीं उठता है। इट इज नॉट एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नॉट। समझ में आ रहा है कि आपको कुछ भी एडजस्टमेंट करना नहीं है और कुछ भी प्रोवाइड भी करना नहीं है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। इसके अंदर किसको डाउट है? एक बार पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 19। दोनों 2011 कर लो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आप लोगों से कि अगर अगर ये 1-9 के बदले 1-8 रहता था, 1-8-2011, तो आंसर क्या रहता था? 1-9 के बदले 1-8 रहता था, मतलब कि आपको पहले ही 70 लगता था बैलेंस शीट डेट अप्रूव के पहले, तो आंसर क्या रहता था? यस, कौन बोलेगा? ज्ञान है के बैच में? ज्ञान खंडेलवाले की क्या क्या, क्या है वो? ज्ञान, हाँ ज्ञान बोलो तो। हाँ सर। बोलो ज्ञान। सर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना उसका? करना पड़ेगा। ज्ञान एक मिनट, आप कहाँ बैठे हो? सर इधर ही रूम इधर ही है ना? इधर ही है ना? नहीं, बैकग्राउंड में कम से कम आपके 10 से 15 लोग बातें कर रहे पीछे। शांति से रूम में नहीं बैठे हो क्या आप? इतने लोग कौन बात कर रहे हैं आपके यहाँ? सर अभी सेपरेट रूम नहीं है सर। अरे बट कितनी बातें चालू है क्या? आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या ध्यान दे रहे हो यहाँ पे। कितनी बातें चालू है वहां पे? ऐसा लग रहा है आप बस स्टैंड वगैरह पे कहीं बैठे हो, इतना आवाज चालू है वहां पे। चलो ठीक है, आंसर क्या है आपका? सर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ज्ञान, एडजस्टिंग इवेंट कब रहता है? जब कंडीशंस एग्जिस्टिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट है ना? तो आपको हाँ। 31 मार्च को मालूम था कि वो जमीन के अंदर पत्थर आने वाला है 1 अगस्त को? बोलो तो। 1 अगस्त को, हाँ मालूम था। पहले आपको पहले ही मालूम रहता कि जमीन के अंदर पत्थर आने वाला है? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। सन्माक, ये सन्मयक है क्या नाम? तो समयक है कि कोई है ना एक? हाँ यस। क्या लगता है आपको आंसर क्या है? सम्यक बोलो। सर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं है सर। क्यों? अब क्यों नहीं है? करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। EOABD है। देखो अगर 1-8-2011 को अगर हो गया तो इट इज हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल, तो EOABD है लेकिन एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। क्या बोला मैं? यस, इट इज एन EOABD। 1 सितंबर है तो इट इज नॉट एन EOABD। 1 अगस्त है तो EOABD है, EOABD है, लेकिन वो एडजस्टिंग नहीं है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। समझ में आ रहा कि आप लोगों को? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। EOABD कब रहता? देखो सम्यक, EOABD तो हर वो सिग्निफिकेंट इवेंट, फेवरेबल अनफेवरेबल, that occurs between the balance sheet date
and the date on approval of financial statements, date of approval of financial statements. ठीक है, तो ये तो बात है, EOEPD तो है, लेकिन वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं। ओके सम्यक? यस सर। ओके, किसी को इसमें डाउट है? किसी को इसमें डाउट है कि अभी बोलो? सर हाँ बोलो। सर वो बोरवेल करने की जो कॉस्ट थी ना, वो और वो 8 लाख 80 लाख ज्यादा से लग रहे, वो एडजस्टिंग वो कैसे बताना? नहीं है वो एडजस्टिंग, वही तो मैं बोल रहा जब से, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। किसने बोला आपको एडजस्टिंग है? मैं जब से वही तो बोल रहा कि वो दोनों भी केसेस में एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। हाँ सर वो अप्रूवल और 31/3 के बीच में कॉस्ट डिसाइड की होगी ना, तो प्रोजेक्ट की वो तो वो एडजस्ट इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में आता ना? आता ना, तो बराबर है। फिर सर वो बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना 31/3/2011 के। अरे बाबा, हर EOAPD एडजस्टिंग नहीं रहता, उसकी कंडीशन। मेरे को एक बात बताओ श्रीहरि, आपको मालूम था कि 31 मार्च को खड्डा आने वाला है, इसमें पत्थर लगने वाले हैं? नहीं फिर तो ये एडजस्टिंग इवेंट है क्या? नहीं तो फिर काय के लिए सर, 80 वो लाख 80 प्रोवाइड लाख करेंगे? ज्यादा, हाँ। सर वो 80 लाख ज्यादा के लग रहे हैं ना, उस वो प्रोजेक्ट जो दिया। अरे बाबा, हर इवेंट एडजस्टिंग इवेंट थोड़ी रहता, हर एक इसके एडजस्ट करते रहेंगे। तो शेयर या 12 महीनों का को बना रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 16 महीनों का बनाओ। समझ में आ रहा क्या? 17 महीने का बनाओ। ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, प्रोविजन करना नहीं है। क्लियर है क्या? कुछ करना नहीं है, नथिंग इज टू बी एडजस्टेड। बोलो।